Hello everyone, welcome back in the physics class. I welcomes you on this online digital platform of Prince EduHub. So dear student, today we are going to start our first chapter of physics, that is the physical world. So first of all, I would like to tell you that what points will be discussed in the physical world. In the physical world, we will discuss first of all what is the science. After it, we will discuss what is the physics, what is the definition of physics, what is the mean by physics. After it, we will discuss the branches of physics. How many branches are there in the physics? किस branch में किसकी हम study करते हैं? All these things will be discussed. After it, we will discuss the fundamental forces available in the nature, and finally, the last topic will be conservation law in physics. So my first heading will be science. My first heading is science. The first heading is science. सबने पढ़ा होगा साइंस है क्या, डेफिनेशन भी सुनी होगी साइंस की. So here I am telling the definition of science. Science is a systematic and organized knowledge of various natural phenomena which is obtained by careful observation, careful experiments and accurate reasoning. क्लियर बेटा. सो डेफिनेशन क्या है साइंस की? साइंस इज इट इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, organized knowledge about various natural phenomena which are obtained by careful experiments, keen observations and accurate reasoning. So beta, this is the definition of science. It is a systematic and organized knowledge about the various natural phenomena which are obtained by careful experiments, keen observations and accurate reasoning. क्लियर बेटा. तो ये तो होगी मेरे पास में किसकी डेफिनेशन बेटा? साइंस की डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं किसकी? फिजिक्स की. कि फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स वर्ड आया कहां से. सो माय नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिक्स. बेटा फिजिक्स क्या है? देखिए, एक संस्कृत में भी एक वर्ड है भौतिकी. अब देखिए, जो फिजिक्स का जो हिंदी मीडियम के अगर आप कहीं बुक देखते हैं फिजिक्स का, तो वहां पर लिखा होता है भौतिक विज्ञान. तो एक संस्कृत का वर्ड है भौतिकी. भौतिकी का मतलब है नेचर. तो बेटा फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज ए ग्रीक वर्ड. which means nature. क्लियर बेटा. तो ये तो हुई बेटा फिजिक्स वर्ड का मतलब, कि फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या है. Now we comes to the next point, that is the definition of physics. Definition of physics फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? देखिए, एक्चुअली सबसे पहले हमने देखिए बात की थी किसकी? साइंस की. ठीक है बेटा. जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. फिजिक्स किसकी ब्रांच है?
साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। और अगर ये फिजिक्स साइंस की ब्रांच है तो इसमें क्या पढ़ते हैं, किसको डिस्कस करते हैं? सो सुनना बेटा इसकी डेफिनेशन को। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of laws of natural phenomena, जिसमें हम किसके लॉज को डिस्कस करते हैं? जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनके लॉज को हम डिस्कस किया करते हैं। सो बेटा ये हुई डेफिनेशन किसकी? फिजिक्स की। क्या डेफिनेशन है फिजिक्स की? देखिए बात को सुनिए दोबारा से। फिजिक्स जो है दैट इज द ग्रीक वर्ड। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? नेचर है। इसका मतलब देखिए बेसिकली बात ये है, जो फिजिक्स हमारे पास में सब्जेक्ट है वो फिजिक्स एक एक्चुअली क्या है? फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। और फिजिक्स में हम किसको डिस्कस करते हैं? जो नेचुरल फिनोमिनाज है, जो नेचर से रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं, उन सारे फिनोमिनाज को हम किस में डिस्कस करते हैं बेटा? ऑल द नेचुरल फिनोमिनाज आर डिस्कस्ड अंडर द फिजिक्स। तो यह बात हुई बेटा फिजिक्स की। अब हम बात करते हैं आपके सामने द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की। फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं? तो देखो बेटा ये सारी ब्रांचेस आप कुछ क्लास 11th में और कुछ क्लास 12th में सारी आप डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट इज ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। देखिए बेटा जो फिजिक्स है एक्चुअली उसकी मेन जो डोमेन्स हैं वो दो हैं। एक्चुअली देर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। वन इज द क्लासिकल फिजिक्स and second is the quantum physics. क्लियर है बेटा? हमारे पास में बेसिकली मेन जो डोमेन है, जो मेन जो ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, देयर आर द टू ब्रांचेज, वन इज द क्लासिकल एंड सेकंड इज द क्वांटम। इस क्लासिकल में सब डिविजन्स क्या क्या है वो सुनिए। सब ब्रांचेस क्या क्या है? मैकेनिक्स। सेकंड है बेटा आपके पास में ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए जो मैकेनिक्स है ये आप क्लास 11th में ही डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स को क्लास 11th में ही डिस्कस करेंगे आप। ऑप्टिक्स को आप क्लास 12th में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को भी आप क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। तो बेटा एक्चुअली जो 12th की जो फिजिक्स फर्स्ट है जिसमें 1 to 8 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक है, वो जो आपकी बुक है 12th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट है, उसको पूरी बुक को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही कहते हैं। क्लियर? तो देखिए अब हम बात करते हैं कि ये मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये क्या क्या है। तो देखो बेटा जो मैकेनिक्स है, जो आपकी सबसे पहली ब्रांच है, इस मैकेनिक्स में हम बात करते हैं बॉडीज की मोशन के बारे में और बॉडीज की इक्विलिब्रियम के बारे में, रेस्ट के बारे में। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with the equilibrium of bodies and the motion of bodies at lower speed। देखो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? कोई भी बॉडी है उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में, मतलब रेस्ट कंडीशन के बारे में, या फिर वो बॉडी किस में हो? मोशन में हो। किस स्पीड पर? लोअर स्पीड पर। ध्यान रखना मेरी बात को, किस स्पीड पर? लोअर स्पीड पर हो। तो इन सारी जो बॉडीज की इक्विलिब्रियम बॉडीज की या बॉडीज मूविंग विद द लोअर स्पीड, दीज आर डिस्कस इन द मैकेनिक्स। और हम इस चैप्टर के बाद में जो हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहां से आपकी मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी बेटा। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्टिक्स। ये जो ऑप्टिक्स है, इस ऑप्टिक्स में देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं। जो ऑप्टिक्स है
ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, वन इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकेंड इज द वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कहते हैं रे ऑप्टिक्स। दो पार्ट होते हैं बेटा, ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यहां पर ऑप्टिक्स में अपन पता है किसकी स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट द लाइट, जो लाइट का बिहेवियर है, जो लाइट का जो प्रोपेगेशन है, उसके बारे में हम ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। ये बात हुई मेरे पास में मैकेनिक्स की। सेकेंड है डिस्कस द ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स में हम किसको डिस्कस करेंगे, बॉडीज की इक्विलिब्रियम की, और मूविंग बॉडीज विद द लोअर स्पीड विल बी डिस्कस इन द मैकेनिक्स। ऑप्टिक्स में हम किसको डिस्कस करेंगे, लाइट को डिस्कस करेंगे। जो थर्मोडायनेमिक्स है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करेंगे, जो हीट है, हीट एक्सचेंज है, एंट्रोपी है, हीट इंजन जो है, ये सारी की सारी चीजें किस में डिस्कस की जाएंगी बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस की जाएंगी। क्लियर। फिर अपने पास में बचती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पता क्या करता है, जो चार्ज है, चार्ज के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनास के बारे में बात करते हैं। चार्ज के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनास के बारे में डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फिनोमिनास, एक चार्ज है वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक मूविंग चार्ज कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, कैसे मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल इन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो चार्ज से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, वो चार्ज का जो बिहेवियर है, वो सारी की सारी किसमें डिस्कस की जाती है बेटा, अपने पास में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डिस्कस की जाती है। फिर अपने पास में आती है क्वांटम फिजिक्स। देखिए मैं यहां पर दो नाम लूंगा, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, और एक नाम लूंगा माइक्रोस्कोपिक। देखिए बेटा, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा लेवल, और ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा लेवल। ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करती हैं, बड़े लेवल पे डील करती हैं। देखिए भैया, कोई बॉडी है वो मूविंग कंडीशन में है, आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, जी बिल्कुल दे रही है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, क्वांटम फिजिक्स में हम सारी की सारी किस लेवल पे बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। यहां पर क्वांटम फिजिक्स में आप एटम्स, न्यूक्लियाई, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एटम्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस जो है एटम होता ना, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के बारे में, एटम्स के बारे में, इन सब के बारे में आप डिस्कस कहां करते हैं, आप क्वांटम फिजिक्स में करते हैं। क्लियर बेटा। तो ये तो है माइक्रोस्कोपिक लेवल का, और ये किसका हुआ बेटा, मैक्रोस्कोपिक लेवल का। तो यहां पर ये बात हुई आपके पास में किसकी, रिलेटेड टू द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। देखिए इनको एक बार आप, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस अवेलेबल इन द नेचर। तो एक चीज देखिए, अभी मैंने एक बात कही आपसे कि जो लोअर स्पीड है, लोअर स्पीड की बात कहां पर की जाती है, मैकेनिक्स में की जाती है। अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट हो, तो वहां पर बात करते हैं हम किसमें, रिलेटिविटी। साइंटिस्ट आइंस्टीन की एक थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको एसटीआर कहते हैं। यहां पर ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं कि जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स का, मैं अगर ऐसे कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि अगर फिजिक्स ना होती तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। इस फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बेटा। जो टीवी है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, चाहे आप एक्सरे मशीन किसी की भी बात कर लीजिए, आप ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, यहाँ पर आप सोनार सिस्टम की बात कर लीजिए, आप किसी भी, चाहे आप मेडिकल इंडस्ट्री में चले जाएं, आप चाहे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में चले जाएं, हर जगह किसका कंट्रीब्यूशन है, फिजिक्स का ही कंट्रीब्यूशन है। सो देयर इज ए वाइड रोल ऑफ फिजिक्स इन दिस यूनिवर्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन द nature. So my next heading is fundamental forces. Fundamental forces.
फंडामेंटल फोर्सेस। देखिए, एक्चुअली देर आर 4 types of the fundamental forces. There are 4 types of fundamental forces. The first is gravitational. The first is gravitational force. Second is weak nuclear force. Second is weak nuclear force. Third is electromagnetic force. And the fourth is strong nuclear force. The next is strong nuclear force. तो ये सारी बातें आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है. These will be discussed in today's class only. So first of all we move to the gravitational force. देखिए बेटा, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपने इसको सुना होगा. 2 masses m1 m2 separated by r, then gravitational force या force acting between masses will be g m1 m2 upon r square. कहीं आपने ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ये Fg is equals to g m1 m2 upon r square. तो बेटा ये जो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए कि मासेस के बीच में किन्हीं दो बॉडीज के मास की वजह से उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मासेस, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. और फॉर्मूला कितना होता है बेटा, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. हु इज द जी? दिस कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. वैल्यू इज 6.67 into 10 to power minus 11 and its unit will be Newton into meter square upon kg square. ये सारी हम यूनिट्स की भी तो आगे जो अपना नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है यूनिट्स एंड द मेजरमेंट्स वहां पर डिस्कस करेंगे. यूनिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हम वहां करेंगे. मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज द weakest force in nature. इस नेचर का सबसे वीक फोर्स. ये कैसा फोर्स है बेटा, इस नेचर का सबसे वीक फोर्स है. अभी हमने 4 फोर्सेस पढ़े हैं. देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेकंड हमने कहा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स है, थर्ड वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द फोर्थ वाज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इन चारों फोर्सेस में से सबसे जो वीक फोर्स इस नेचर में वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये Fg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? देखिए, इसको तो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो Fg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर से स्क्वायर लो. तो अपन इसको कहते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स follows inverse square law. Gravitational force follows inverse square law. ये कैसा फोर्स होता है बेटा, ये कैसा फोर्स होता है? देखिए, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स या वीक फोर्स. इट फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ. नेक्स्ट, it is conservative force. Next, it is a central force. ये कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सेंट्रल, नॉन सेंट्रल, ये फोर्सेस क्या होते हैं? खैर ये देखिए, हम जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर आएंगे तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, सेकंड मैं अभी वीक न्यूक्लियर की बात ना करके मैं भी सीधा आ रहा हूं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद में वीक करेंगे, जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाए. द नेक्स्ट इज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस Q1 Q2, सपोज दैट वी हैव टू चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितना होगा बेटा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा था? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, वैसे ही K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए इसकी एक खासियत और होती है, इस फोर्स की एक और स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट वन, ये जो होता है वो हमेशा किस नेचर का होता है? अट्रैक्शन नेचर का होता है। दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको आप कहते हो, फॉर्मूला कितना है बेटा? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ अट्रैक्शन, ये कभी भी रिपल्सन नेचर का नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके बीच में लग रहा है? एक्टिंग बिटवीन पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज नोन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस में भी देखो ये भी किसको फॉलो कर रहा है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो ये भी किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये भी सेंट्रल फोर्स होता है, ये भी कंजर्वेटिव होता है, ये भी किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर को करता है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये वीक नहीं है बेटा, ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये कैसा फोर्स है बेटा? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग 10⁻36 टाइम्स फ्रॉम Fg। मेरे बात को बड़े गौर से सुनना, इस बात को, लाइन को समझना, क्या कह रहा हूं मैं। देखिए मैं यहां पर इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, क्या कह रहा हूं, मेरे बात को सुनना आप। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बेटा? इट इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स and it is 10⁻36 times strong than gravitational force Fg। Fg से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है ये? 10⁻36 टाइम्स, ठीक है बेटा? ये भी कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स होता है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट, फिर किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलोस, इट में भी अट्रैक्टिव, इसका नेचर अट्रैक्शन का भी हो सकता है और किसका हो सकता है? रिपल्सन का भी हो सकता है। इट्स नेचर में भी अट्रैक्टिव, में भी रिपल्सिव, विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। देखिए बेटा, अगर ये Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव है तो ये Fe कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। ये Q1 Q2 दोनों ही नेगेटिव हुए तो कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो अपोजिट चार्जेस में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है बेटा? तो ये किसकी बात हुई अपने पास में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है? से देखिए, टू पोल स्ट्रेंस M1 M2 सेपरेटेड बाय R, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ M1 M2 इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये कहां से है? ये M1 M2 अपॉन R स्क्वायर ये कहां से है? तो मैं आपको बता देता हूं। क्लास 12th में जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे आप, जो फर्स्ट फिजिक्स आप पढ़ोगे वहां पर ये सारी चीजें आपको और ज्यादा डिटेल में क्लियर होगी, क्योंकि वहां पर हम स्पेशली पढ़ते किसके बारे में है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर के बारे में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो अपने पास में थर्ड है दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? मैं आपको एक चीज यहां पर नोट करवाता हूं कि अभी तक जो भी नेचर में फोर्सेस अवेलेबल है, कौन कौन से हैं?
ग्रेविटेशनल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, वीक न्यूक्लियर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इन सारे फोर्सेस में अभी तक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस नेचर में अवेलेबल है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? ये न्यूक्लियर फोर्स है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी तक कोई भी नेचर में अवेलेबल नहीं है। सो दिस वन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अवेलेबल इन नेचर। नेचर में जो अवेलेबल है उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब ये लगता कहां है? तो सुनिए, आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियस का, कि एटम के सेंट्रल पार्ट में एक पॉजिटिव पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? सर न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। सर न्यूक्लियॉन्स नाम कहां से आया? हमने तो ऐसा सुना है कि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जी बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो आप ऐसे कहो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, या ऐसे कह दो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। बात दोनों एक ही है। न्यूक्लियॉन्स एक्चुअली क्या है? देखो, प्रोटॉन्स, लो मैं लिख देता हूं, एंड न्यूट्रॉन्स collectively known as न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो बेटा न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स is called strong nuclear force, strong nuclear force। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हो आप? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसी फोर्स की वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो बंधे हुए रहते हैं। तो ये क्या करता है बेटा? दिस फोर्स binds up the nucleons inside न्यूक्लियस के अंदर ये बांध के रखता है। न्यूक्लियस के अंदर ये बांध के रखता है। ये जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। मतलब देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इसका मतलब ये नहीं है, देखो ऑलमोस्ट सेम होती है। भाई प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ही नहीं कि पॉजिटिव में जो वैल्यू होगी दैट विल बी द डिफरेंट पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल का मतलब इस पर चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की कुछ अलग होगी, न्यूट्रॉन के बीच की कुछ अलग होगी। नहीं, दिस इज द चार्ज इंडिपेंडेंट। ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, मतलब ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है बेटा। ये तीनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट कैसी होती है? सेम होती है। ये किस नेचर का होता है? अट्रैक्शन नेचर का होता है। अगर दो न्यूक्लियॉन्स, मतलब या तो दो प्रोटॉन या एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन या दो न्यूट्रॉन के बीच की जो सेपरेशन है आर, अगर आर को आपने 0.5 फर्मी से कम कर दिया, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की सेपरेशन कितने से कम होगी? 0.5 फर्मी से। 0.5 फर्मी, देखो फर्मी का मतलब पता है क्या होता है? 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। बेटा वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस वन इज द कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर। यहां पर डेफिनेशन है यहां पर दैट यू हैव टू मेमोराइज। आपको वो याद करनी ही पड़ेगी। यहां पर कोई कंसेप्चुअल डेटा नहीं है, यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है जिस पर कोई बेस्ट न्यूमेरिकल आ जाए। दिस इज टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर। तो यहां पर 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं बेटा? 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगर आर की वैल्यू दो न्यूक्लियस के बीच की सेपरेशन 0.5 फर्मी से कम हो जाए तो ये जो अट्रैक्शन नेचर का होता है ना, किस नेचर का हो जाएगा बेटा? रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। किस नेचर का? रिपल्सिव नेचर का। तो ये बात हुई अपने सामने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? वीक न्यूक्लियर फोर्स की। आप इसको देखिए,
क्लियर बेटा? नेक्स्ट एंड द लास्ट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा आप कहीं ऐसा सोच रहे हो कि ये मैंने नाम लिखा है वीक न्यूक्लियर फोर्स तो इसका मतलब हुआ कि सर ये तो ग्रेविटेशनल से भी वीक होना चाहिए। जी नहीं, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो लिखूं तो लिखूंगा 1:10⁻25, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38। तो ये रेशियो देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है बेटा? न्यूक्लियर फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इस ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम स्ट्रॉन्ग होता है? 10⁻38। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे कितना स्ट्रॉन्ग होता है? 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी ग्रेविटेशनल से कितने टाइम स्ट्रॉन्ग होता है? 10⁻25 टाइम्स। चलिए कोई मुझे यहां बता सकता है इन दोनों के बीच में कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? ये 10⁻36 टाइम है, ये कितना 10⁻38 टाइम है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितने टाइम स्ट्रॉन्ग होता है? 10⁻2 टाइम्स, मतलब 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट मींस व्हाट वी कैन से दैट इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अवेलेबल इन द नेचर। चलिए बेटा, न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये कहां लगता है? ये जो कोई आपकी न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है, न्यूक्लियर प्रोसेस में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स ही कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो व्हाट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द elementary particles involved in the nuclear process. The force acting between the elementary particles involved in the nuclear process is called weak nuclear force. अभी elementary particles कैसे देखें? जब एक बीटा डीके होता है, अभी बीटा डीके क्या होता है? देखो बेटा, ये यहां समझ नहीं आएगा आपको। आप क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ोगे ना, वहां पर आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में आपको बीटा डीके बताया जाएगा। जब बीटा डीके होता है तो बीटा डीके होते टाइम एक तो निकलता है इलेक्ट्रॉन और एक निकलता है न्यूट्रिनो पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। किस में इन्वॉल्व है बेटा? ये न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है। बीटा डीके क्या होता है? न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ऑल आर द न्यूक्लियर प्रोसेसेस। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रिनो है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये भी दिख रहा है क्या? इस ग्रेविटेशनल फोर्स से तो कितने टाइम स्ट्रॉन्ग होता है? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। वीक का मतलब ये नहीं कि बहुत वीक होता है, वीक नहीं है, ये तो ग्रेविटेशनल से भी कितना स्ट्रॉन्ग होता है? 10⁻25 पे टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेटा ये डिस्कशन हुआ अपने पास में किसका? ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस अवेलेबल इन द नेचर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, कंजर्वेशन लॉस। देखो बेटा, कंजर्वेशन लॉस में क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको? एनर्जी कंजर्वेशन। किसको पढ़ते हैं हम? एनर्जी कंजर्वेशन। फिर हम पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। फिर हम पढ़ते हैं बेटा किसको? नंबर 2, नाउ नंबर 3, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन।
और नंबर 4 पे हम पढ़ते हैं चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? तो बेटा एक्चुअली कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन बोलो चाहे कांस्टेंट बोलो। तो कांस्टेंट का मतलब तो आप ये समझे होंगे कि कांस्टेंट तो उसको कहते हैं जो चेंज नहीं होता है। जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपके पास में मनी है, सुबह आपके पास में 10 रुपये का नोट था, और शाम को जब आप घर लौटे, सुबह आप घर से निकले 10 रुपये लेके निकले, और शाम को जब आप घर लौटे तो आपके पास में 10 रुपये थे। इनिशियल मनी कितनी थी? 10 रुपी। फाइनल मनी कितनी थी आपके पास में? 10 रुपी। तो क्या इनिशियल और फाइनल मनी दोनों इक्वल है? जी बिल्कुल इक्वल है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपने मनी को खर्च ही नहीं किया, कहीं वेस्ट ही नहीं किया आपने, एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, तो आपकी मनी कांस्टेंट है? जी बिल्कुल कह सकते हैं मनी कांस्टेंट है। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कंजर्वेशन। इसका मतलब आपकी मनी क्या है? कंजर्व है। मनी क्या आपकी? कंजर्व है। तो इनिशियल और फाइनली अगर दोनों इक्वल होते हैं तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन कांस्टेंट। तो बेटा कंजर्वेशन में देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हम क्या कहेंगे कि इस यूनिवर्स में जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। एनर्जी हमेशा कैसे रहती है? कांस्टेंट रहती है। ना तो एनर्जी को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको ना प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो एनर्जी जितनी है वो तो कांस्टेंट ही है। भाई एक बात बताइए, आपने ऐसा सुना होगा कि जितना गवर्नमेंट आरबीआई के पास में जितना गोल्ड होता है उतने ही रुपीस के नोट छपते हैं। तो जो रुपी है, जो नोट है, वो फिक्स है। अब वो धीरे धीरे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं बोल रहा हूं दिस इज द माई साउंड एनर्जी। ठीक है, आप किसी चीज को हाथ लगाते हो गर्म होती है, दैट इज द हीट एनर्जी। तो जो एनर्जी एक है, उस एनर्जी के बहुत सारे सब पार्ट हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, साउंड एनर्जी किसी दूसरे में चले गई, लाइट एनर्जी को आपने किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। नई एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लीनियर मोमेंटम, ठीक ऐसे ही जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम है। देखिए लीनियर मोमेंटम हम आगे जो अपना चैप्टर आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ये पढ़ेंगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन जो चैप्टर आएगा वहां पर हम पढ़ेंगे। और ये बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन हम कहाँ पढ़ते हैं? हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर किसी बॉडी पर, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स लगाया। अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। अगर किसी बॉडी पर फोर्स आपने लगाई नहीं, मतलब फोर्स कितना है? 0 है। तो फोर्स 0 है, इसका मतलब फोर्स एब्सेंट है। When the external force is absent on the body, then momentum of body remains constant. This is called momentum conservation. अगर किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब मोमेंटम नहीं बदलता है। ठीक है, सही। ये रहा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। जैसे आपने फोर्स का, वैसे ठीक है, आप यहां पर क्या कर सकते हैं? टॉ इक्वल्स टू 0। अगर किसी बॉडी पर टॉर्क 0 है, अगर किसी बॉडी पर टॉर्क 0 है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमें कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आप चार्ज कंजर्वेशन में क्या रहेंगे कि चार्ज भी कंजर्व रहता है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। अब एक वर्ड मैंने यहां पर बोला, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, बेटा आइसोलेटेड सिस्टम बहुत बार सुनोगे आप। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? बेटा सिस्टम पता है क्या होता है? सिस्टम इज द असेंबली ऑफ पार्टिकल्स। ये सिस्टम बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यानी। तो सिस्टम इज असेंबली ऑफ पार्टिकल्स, असेंबली ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम का पता चल गया, असेंबली ऑफ पार्टिकल्स है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अगर उस सिस्टम पर कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो अपन उस सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। सिर्फ उसमें इंटरनल फोर्स लग रहे हो, लेकिन जो बाहर से आप लगाते हो ना उसको कहते हैं अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो हम उस सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो कह रहा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, मतलब ठीक वैसे ही एनर्जी की तरह मैं कह दूं, ना तो चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता, ना चार्ज को
डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आप ट्रांसफर कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन. एंड हेंस वी हैव कंप्लीटेड आवर the first chapter, that is the physical one, and this one is the completely theoretical chapter. I hope all the things are clear to everyone. So in the next class we'll meet with our interesting chapter, chapter number 2, units and measurement. Till that, stay home, be safe. Thank you.